हेलो। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा। स्वागत है आप सभी का, चाहे वो अल्ट्रा कैल्सी 1 से हो, अल्ट्रा कैल्सी 2 से, अल्ट्रा कैल्सी 3 से। आज की क्लास सिर्फ लाइव ही नहीं है बल्कि लाइव टेस्ट है। आज की क्लास में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, अल्ट्रा कैल्सी 1 वाले बच्चों की आज आखिरी क्लास होगी और उनको महत्व पता चलेगा कि अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स का महत्व क्या है। अल्ट्रा कैल्सी 3.0 की पहली क्लास होगी जो ये जानेंगे, ताकि उनको समझ में आए कि अल्ट्रा कैल्सी पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 1 वालों के लिए ये बात आखिरी में बताई जा रही है, 2 वालों के लिए ये बात बीच में बताई जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 3.0 वालों को पहले ही ये बात बता देनी चाहिए कि मसला ये है कि बिना अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स के आप 15 मिनट में 25 सवाल धुआं धुआं नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। मुझे भी नहीं पता, मैंने अपनी टीम को एक मैसेज जारी किया कि एक सेट एसएससी सीजीएल प्री का उठा लो जो आपका दिल करे, एक सेट एसएससी सीएचएसएल प्री का उठा लो और एक सेट मेंस का उठा लो, कोई भी प्री सीएचएसएल का या फिर सीजीएल का। ये मैंने टीम को बोला और टीम ने उसी तरीके से हमें सेट लगा के भेज दिए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चे हैं क्लास में जो अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स लगा पाएंगे। 3.0 वालों को कोई एफर्ट नहीं करना है, 3.0 वालों को बस देखनी है क्लास और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखनी है। 3.0 वालों को बताना चाहता हूं कि उनको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए तो हम एक सेट उठाते हैं और देखते हैं कि कितने सवालों में अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक लगेगी। ठीक है, एक सेट हमने 25 सवालों का उठाया, एसएससी सीजीएल प्री 15 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट है और 25 सवाल इसके अंदर होंगे। सेट 1 में हम करने जा रहे हैं 25 सवाल। ठीक है, सेट 1 में हम 25 सवाल करने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चंस। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं स्टॉप वॉच लगाऊंगा और हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम शुरू करेंगे। सबको दिख रहा है, सारे बैचेज में दिख रहा है, मैम एक बार देख लेना। ठीक है, चलो पहला सवाल खोलते हैं। पहला सवाल है साहब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7/8 गुणा 2.4 भागित 0.6। ऐसा सवाल हम जब भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे केवल 8 है और 6 है, यानी ऊपर जो 7 है वो रहेगा ही रहेगा। 7 एक प्राइम नंबर है तो उत्तर मल्टीपल ऑफ 7 आएगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आती है कि उत्तर मल्टीपल ऑफ 7 होगा और 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, दो 7 के मल्टीपल हैं, 3.5 और 2.8। बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोल दो, 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 बोल। अरे बोलो बोलो बोलो। तो मैंने ये देखा, अब नहीं लगा पाए हम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1% भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने इतना देखा दोस्त कि ऊपर तो 4 नहीं बचेगा, ऊपर केवल 8 है और नीचे भी 8 है, ऊपर 4 नहीं बचेगा, तो उत्तर 2.8 नहीं आ सकता। उत्तर क्या आएगा? 3.5। अब कैसे आपने देखा कि मैंने ये सोच लिया? मैं बताता हूं आपको। मैंने ऐसे सोच लिया है कि यार ये 7 है और नीचे 8 है और ये 0.6 से जब इसको भाग लगा तो मैंने कहा ऊपर केवल 4 है। अगर ऊपर 4 है और नीचे 8 है तो फिर उत्तर इवन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे करके मैं लगा के चला गया। आसान भी था सवाल, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब जैसे ये सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन 10 के बराबर है, तो ऐसे सवाल को हम हमेशा ऑप्शन से करते हैं। लाइक कि मैंने पहला ऑप्शन से लेके चालू किया कि a² b² और 2a भी इससे कट गया और पता चला कि a² b² 7 + 3 10 आ रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन उत्तर हो गया। तो मैं आगे बढ़ जाता। ये सवाल हमें ऑप्शन से करना था। ठीक है साहब, कैसे करना था? ऑप्शन से करना था। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे a अनुपात भी 5/3 था, तो हम बच्चे को हमेशा बताते हैं कि अगर डिग्री सेम है तो a को 5 और b को 3 मान लो। तो 5 6 30 और 3 दूनी 6, 36 आ रहा है। ऊपर 36 आ रहा है तो 5 वाला तो उत्तर ही नहीं होगा। नीचे यही सेम चीज 30 - 6 24 है, तो 36/24 है, तो 3/2 आ गया।
ये पता चल गया ना कि नीचे छोटा होगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं थी, आप ये देख लेते कि नीचे छोटा होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, नीचे छोटा होगा भाई। बोलो बात ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में ए और बी ने एक व्यवसाय में 50-70 का निवेश किया। एक वर्ष बाद प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित कुल लाभ वितरित किया गया। यदि ब्याज सहित कुल लाभ 18,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है? देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि 10% साधारण ब्याज से, अगर 10% साधारण ब्याज मिली है तो वो दोनों को ही मिली होगी। पैसा तो इनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही मिलेगा, 5 और 7 के अनुपात में ही मिलेगा। मैंने कहा अगर ये 3 जीरो हटा दूं सबकी, तो 3 तो हट भी नहीं पा रही सबकी। हट पा रही हैं क्या? नहीं हट पा रही 3। तो हमने देखा कि यार ये 12 है टोटल, और 12 की वैल्यू 18 पे 1000 है। 12 की वैल्यू 18,000 है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3,000। एक की 1500, तो 5 की कितनी होगी? 7500। नहीं लग पाया। मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा ही, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है। ठीक है, हम बाद में काउंट जरूर करेंगे कि कितने सवालों में ऐसा हुआ। हम एक चीज देख सकते थे कि ये एक्चुअली 9 का मल्टीपल है, बट दिमाग में पेपर में आती नहीं है बात। और ये 12 जो है वो 3 का ही है, तो उत्तर जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, और मल्टीपल ऑफ 3 एक ही था पूरे सवाल में। बोलो भाई, बोलो बोलो। अब देखिए, ये सवाल पूछा गया कि 1000 और 1300 के बीच 25 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इसके बीच की बात की है तो एवरेज भी इसके बीच में होगा, यानी एवरेज 1575, 1500 तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या एवरेज? मुझे बताइए आप। 1000 और 1300 के बीच हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे कि जी नहीं हो सकता। और मुझे ये पता है कि 1000 और 1300 दोनों ही 25 से घटते हैं, और हमेशा एपी का जो एवरेज होता है वो इन दोनों के बीच की संख्या होती है। तो ये उत्तर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि 25 से विभाज्य की बात की थी, तो पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा। 1000 और 1300 का औसत ही, सॉरी, 1000 और 1300 के बीच में 1150 पड़ेगी। 1000 और 1300 के बीच में 1150, या आप ये कह सकते थे कि एवरेज पहली और आखिरी संख्या का औसत एवरेज होगा। 1 के प्लस 1.3 के बटे 2, 2300 बटे 2 बराबर 1150। बोलो सर, क्लास प्रॉपर प्ले नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? एक बार मैं जानना चाहता हूं, प्रॉपर प्ले क्यों नहीं हो पा रहा है? एक सवाल देखेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याएं x1, x2, x3, x4, x5 और 4 क्रमागत विषम संख्याएं y1, y2, y3, y4 हैं। सम संख्याओं का औसत एवरेज ऑफ इवन बराबर एवरेज ऑफ ऑड से 5 अधिक है। 5 अधिक है, बोलो भाई। इन्होंने पूछा है कि एवरेज ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है। अब देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। बता सकते हैं क्या होगा? क्या निकालेंगे बताओ? पांच संख्याएं क्रमागत संख्याएं थी x1। देखो अब इसको कैसे हम समझते हैं, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। समझ पा रहे हैं दोस्त या नहीं? सर, बाय डिविजिबल बाई 25 को अकाउंट में नहीं लेंगे क्या? मतलब नहीं समझा। डिविजिबल बाई 25, हाँ, तो 25 से तो सारे ऑप्शन कट रहे थे भाई, सारे ऑप्शन 25 से कट रहे थे। ऐसा थोड़ी था कि ऑप्शन 25 से नहीं कट रहे थे, सारे ऑप्शन 25 से कट रहे थे।
पूछते रहिए आप बीच बीच में, ऐसा कोई बहुत जल्दी या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल है या परेशान होने वाली बात है। देखिए कोई बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं था, समझते हैं। ये हमें बात दे रखी थी और हमें ये भी दे रखा था, तो मैंने ये कहा कि अगर मुझे जैसे विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो मैंने इसको ए कह दिया, लाइक ए। तो ये कितना आ गया, आपने कहा ये a+5 आ गया। सवाल में एक बात दे रखी है कि सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग कितना होगा, 5 संख्याएं थी, योग को 5a+5 बराबर विषम संख्याओं का योग 4a। उससे कितना अधिक है ये बता दीजिए मुझे विषम संख्याओं के योग से। तो आपने कहा 30 अधिक है, तो मुझे पता चला कि a बराबर 5 आ गया। एक लाइन का सवाल था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, कोई आप सोचते कि बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तो भी नहीं था। ये आप देखिए कि कैसे सवाल पेपर में आते हैं, आपको एक बार आइडिया लगे। सर इस बहस का फायदा कैसे लें एक बार बता दीजिए। आज आप देख जाएंगे, फायदा आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपकी बातें नोट कर रहा हूं डायरी में और पेन लेकर के, तो आप जो भी कमेंट कर रहे हैं आप कर सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। चिंता ना करें बिल्कुल भी, भाई बैठा है आपके साथ। आगे बढ़े। ये सवाल पेपर में पूछा गया दोस्त, ये सवाल पेपर में पूछा गया कि 80% ऑफ 350, 37.5% ऑफ 160, 11% ऑफ 500 क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा कुछ मत करिए, बस इसका डिजिटल सम ले लीजिए। आपने कहा ले लेते हैं, सबका डिजिटल सम अलग अलग भी है। ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। तो 5 और 3 8, 8 8 64, एक आ गया डिजिटल सम। 37.5 का कितना होगा, 7 5 12 3 15, 15 मतलब 6 7 42 मतलब 6 प्लस 2 पंजे 10 मतलब 1। तो एक और एक, 2 में से -6 गए, -4 आ गया। माइनस में आता नहीं है तो 9 जोड़ दिया, कितना आ गया 5। तो हमने इस सवाल को कैसे किया साहब, डिजिटल सम से किया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता पेपर के अंदर तो मेरा दिमाग गर्म नहीं होता, लेकिन मैंने क्या किया, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा मुझे। मैंने देखा सबका डिजिटल सम अलग अलग है तो खेल जाएंगे। बोलो भाई। अब देखिए इतने सब सवालों के बीच में जब इस तरीके का सवाल आ जाता है तो फिर हमें छोड़ के निकल जाना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सवाल को छोड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पेपर में पढ़ने में ही इतना टाइम ले लेगा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, बट पेपर कैसे करना होता है मैं वो बता रहा हूं। अब जैसे एक ये सवाल आया कि एक गारमेंट शॉप एक शर्ट को इतने रुपए में बेचती है, कुछ दिया हुआ है। एक गारमेंट शॉप सेल से शर्ट फॉर ए रुपए में बेचती है, 5% का घाटा होता है। ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेल उसी शर्ट की कीमत 1.24 तक बढ़ा देते हैं, 1.2 तक बढ़ा देते हैं, मार्कअप टू 1.4a। इसको कह दो थोड़ा टाइपिंग एरर ठीक करें। सेल के दौरान वे इसे अंकित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट देते हैं। सेल के दौरान उस शर्ट पर गारमेंट शॉप को कितना प्रतिशत लाभ होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, मैं देखूंगा कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा, कौन बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, मैं देखूंगा। जी ज्योति रानी, मैं हमेशा बता के चलता हूं, हमेशा बता के चलता हूं, टॉपिक वाइज ही क्लास चल रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर लूंगा, ये सेट खत्म करने के बाद मैं आपसे बात कर लूंगा, आप चिंता ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है अल्ट्रा कैल्सी 3.0 वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आप में से मुझे लगता है मैंने ये मान के चला कि मैक्सिमम बच्चों का तो सिलेबस पूरा हो गया होगा, बट देख के लग नहीं रहा। देखिए अब मैं इस बार जब अल्ट्रा कैल्सी आप पढ़ोगे, चाहे 2.0 वाले हों चाहे 3.0 वाले, तो मैंने कहा कि हम कंसेप्चुअल भी ट्रिक सीखेंगे। जैसे कंसेप्चुअल ट्रिक क्या है कि कंपैरिजन मेथड होता है
और बड़ा ही मजेदार है ये कंपैरिजन मेथड। इस पे इतने सारे सवाल बनते हैं। जैसे यही कह रहा है कि एक शर्ट को ए में बेचा तो 5% का घाटा हुआ, यानी मेरी जेब में 95% आया है। 5% घाटे का मतलब मेरी जेब में 95% आया है। आप कह रहे हैं कि मैंने इसकी कीमत को बढ़ा के 1.2 कर दिया है, लेकिन मैंने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 1.2 पे 10% का दूंगा, 0.12 घटाऊं तो ये आ जाएगा भाई 1.08 ये आ जाएगा 1.08 यही आ जाएगा। बोलो मानते हो? आपने कहा हाँ जी। अब मुझे ये था कि यार ए की वैल्यू अगर इतनी है तो 1.08 ए की कितनी होगी, तो आपने कहा 95% गुणा 1.08%, 1.08 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बड़ा आसान है गुणा करके निकालना। कैसे? 95 तो पूरा का पूरा आ गया, एक से की तो प्लस 8 से करूंगा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 नहीं 72 और 4 76, 7.6% और आ गया। ये आ गया जी 102.6%। कोरिया का बच्चा देख के बता देगा कि अगर यहाँ 5% कम था, लॉस था, तो यहाँ 2.6% का प्रॉफिट है। ऐसे सवाल आपको सीखने पड़ेंगे, ऐसे मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे। आप प्रॉफिट लॉस कहीं से पढ़ के आए हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब आप कहेंगे कि क्या गुरुजी मैं इस सवाल को अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। कैसे? कि मैं गुणा कर लेता, लेकिन लफड़ा यही हो रहा था कि 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 है, तो मुझे पता है 100 के तो आसपास आना है। तो अगर इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है और मैं 100 का 1 घटा दूं तो 8 वाला उत्तर होगा, जिसका डिजिटल सम 8 होगा। 6 4 10 है, 6 4 10 है, और होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में एक ही है, प्रॉफिट में एक ही है। अच्छा था। आप एक बार इसको मुझे फोटो खींच के डालो मैम, कि मैं इसकी भी एक, जब डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट लॉस की एक ये वाली ट्रिक्स भी सब बच्चों को बताऊंगा। पिछले दिनों में आपने देखा है कि पेपर लीक और ये सारी समस्याओं के बीच में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया, बट आप वही समझिए जो आप अल्ट्रा कैल्सी से कर सकते हैं। आप ज्यादा मत समझिए, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं आया ये वाला सवाल छोड़ दीजिए, अभी तो आपको पढ़ना है। जो बच्चे बाकी बैचेज के हैं उनको आया है समझ, नए वालों को नहीं आया तो। नंदन आप किस बैच के हैं? ऐसा लग रहा है गलती कर दी सारे बैचेज की एक साथ क्लास लगा के। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% मूल्य अंकित किया। एक ग्राहक को 10% 20% की छूट दी, 80 का लाभ हुआ, तो उसने ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची? अब देखिए एसपी की बात कर रहा है, और मुझे पता है कि अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, एमपी पे अगर आपका एक डिस्काउंट भी 10% का हो गया है तो कीमत 90% हो गई है, यानी मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा ही होगा। अब मल्टीपल ऑफ 9 होगा तो ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। आप सोचो ये सब चीजें अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से हैं, ये सब चीजें। एक चीज और कर लेते हैं मैडम, कि जो अल्ट्रा कैल्सी 3 वाले बच्चे हैं, आप सोच लो इस पे और बच्चों से भी पूछ लेते हैं, उनको अल्ट्रा कैल्सी 1 के सारे वीडियोज देने या नहीं देने? मेरे हिसाब से दे देने चाहिए, 2 वालों को भी और 3 वालों को भी। क्या हर्डल है उसमें देने में, वो एक बार टेक के उससे पूछ के बताइए। वैसे मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं इनका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मुझे लगता है कि मैं अगर लाइव पढ़ा रहा हूं तो आपको रिकॉर्डेड क्यों चाहिए? आपको इतनी जल्दी क्यों है कि एक ही दिन में पूरा अल्ट्रा कैल्सी खत्म करना है आपको? आप देख पाएंगे भी, बाद में हम जोड़ेंगे कि कितने सवालों में अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक लगी। अब जैसे ये सवाल था कि एक दुकानदार के पास 2 दालें 60 और 90 अनुपात में मिलाया 84 में बेच दिया, 20% का लाभ हुआ। दोनों तरह की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए अगर कोई किसी चीज को 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 5 की लाके 6 में बेच रहा है और बेचा है 84 में, तो मैं कह सकता हूं 5 की वैल्यू 14 पंजे 70 रही होगी।
70 सीपी ऑफ मिक्सचर है। आप तो इसका मतलब पता चल गया यार कि बहुत बेसिक बच्चे हो, बहुत ज़्यादा बेसिक हो, आपको तो मुझे समझाने पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही सीपी मिक्सचर की आई और अनुपात पूछा था तो 60 और 90 और 70 पे एलिगेशन लगा दिया, 20 और 10, यानी 2:1 उत्तर आ गया। आपने अभी तक देखा कि मैंने एक पूरी शिफ्ट उठा ली, उस पूरी शिफ्ट में एक सवाल अब तक ऐसा आया है जिसको मैंने कहा कि इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? अब आप यही सवाल देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य पूरा करता है। यदि वो एक साथ काम करें तो वे कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे आपको पता चल गया कि यार वो 3 गुना कुशल है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब वो ये इफिशियंसी दे दी कि 3 गुना कुशल है ए, तो उसको टाइम जो है वो 1 और 3 का लगेगा। तो मैंने कहा ये 2 है और 2 की वैल्यू 60 दे रखी है सवाल में, 60 दिन कम लगते हैं। 1 की वैल्यू आ गई 30 और 3 की आ गई 90। तो जब आप इन दोनों के एलसीएम भी लो तो आपको समझ में आया कि वो मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा, बल्कि 9 रहेगा। आप बताओ 30-90 के एलसीएम में 9 रहेगा। तो फिर मैं अब क्या, जैसे ही 9 रहेगा तो यार ये उत्तर नहीं, ये उत्तर नहीं, ये उत्तर नहीं, 9 वाला एक ही उत्तर है, 5 और 4 9। तो ऐसा नहीं है कि मैं 90 को 4 से भाग कर रहा हूं, भागते हुए भाग कर रहा हूं, यानी मैं एलसीएम से डिसाइड कर सकता हूं कि जो भी उत्तर होगा वो एलसीएम का फैक्टर होगा। और अगर वो प्राइम फैक्टर है तो मैं सीधे मल्टीपल ढूंढ सकता हूं। एक साइकिल चालक को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 4 घंटे और 48 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने कुल दूरी का 4/5 भाग तय कर लिया है। तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, ये बताना था। बताओ, अब ये सवाल था, सोचिए कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 4 घंटे 48 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद पता चला कि उसने कुल दूरी का 4/5 भाग तय कर लिया है। आप बताइए, स्पीड जब भी पूछी जाती है जीवन में, कभी भी स्पीड अगर पूछी जाती है तो क्या होती है? आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं कहूं कि 80 का 4/5 बताओ तो आप कहेंगे कि जी 64 होगा। और ये कितने समय में तय किया है? 4 घंटे 48 मिनट का मतलब है 48/60, 4 सही, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24/5। मैं समझ गया कि जी ये 24/5। कोरिया का बच्चा बोला कि 8 दिया 24 और 8 तो 8 64। जैसे ही नीचे 3 देखा तो मुझे पता है 3 से किसी संख्या को भाग करने पे या तो 0.33 बचता है या 0.67, और कट रही नहीं हो तो 0.33 वाला उत्तर। अगर नीचे 3 आ गया तो या तो 0.33 वाला उत्तर होगा या 0.6667 वाला। आप समझ नहीं रहे यार, मन से बड़ा खराब लग रहा है। सारा ने 3 अलग अलग योजनाओं एम, एन और ओ में 10, 12, 15 की साधारण ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया। यदि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2282 था और योजना में निवेश की गई राशि का 180%, 250% थी, तो योजना एन में निवेश की गई राशि क्या थी? हिंदी में शायद गलत लिखी है कुछ बातें। टोटल इंटरेस्ट 2282, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ, योजना ओ में निवेश की गई राशि, योजना एम में निवेश की गई राशि का 180% और योजना एन में निवेश की गई राशि का 250% थी। ये पूछ रहा है, बता सकते हैं? योजना
ओ में निवेश की गई राशि, ओ में आपने जितना निवेश किया, इंग्लिश में देख लीजिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ वाज 180% ऑफ एम, 180% ऑफ एम एंड 250% ऑफ एन। ये सवाल मुझे बता देना। मैंने ये देखा कि यार अगर मैं इन दोनों की बात करूं, केवल परसेंट से परसेंट, ऑफ से ऑफ काटूं, जीरो से जीरो, तो m अपॉन n कितना आ रहा है? 25/18। 25/18 आ रहा है, गलत तो नहीं लिखा? 25/18 आ रहा है, गलत तो नहीं लिखा? आपने कहा नहीं, यानी n 18 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, और एक ही ऑप्शन में 9 का मल्टीपल था। अच्छा सवाल था ये, जिस सवाल को हमने पूरा पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा। आगे बढ़े। किसी को कोई यहां तक डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज। किसी को यहां तक पूछना है तो पूछ लो। आपने देखा कि मैंने कुछ भी सवाल के अंदर नहीं किया। मैडम मल्टीपल में डालना है इसको। जवाब तो दो सर, क्या है, मैं अभी बस ये वाला सेट खत्म करके जवाब दे रहा हूं। यार आप पढ़ाने नहीं देते, पता है, जवाब मांगने ज्यादा आते हैं। आप जवाब मांगने ज्यादा आते हैं, पढ़ने कम आते हैं, मैंने इतना देख लिया। आप बताओ, ऐसे कोई आपको बता देगा सवाल, कोई बता देगा आपको ऐसे सवाल? किसी माइका लाल का है हिम्मत ऐसे बता दे आपको कि तोड़ दे सवालों की गांठ है? जमीन पर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है, पी से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60.10 मीटर दूरी पर स्थित से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30, खंभे की ऊंचाई क्या होगी? ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h स्टैंड, मैं चित्र बना के बता देता हूँ, जरूरत नहीं थी चित्र की, फिर भी ये ऐसे कह रहा था, ये ऐसे। कोरिया का बच्चा बता सकता है इस सवाल को। डायरेक्ट हम बताते हैं बच्चों को निकालना कि भाई अगर ये 60 है, इसमें भी ट्रिक देखो क्या लगती है, ये 30 है, तो ये एंगल भी 30 होता है, और 30 होता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये 10 मीटर दे रखा, तो ये भी 10 मीटर हो जाता है। अब हमसे ये पूछ रहा है √3 और ये 1, तो आपको पता चल गया कि यार अगर ये 1 है और ये 2 है और 2 की वैल्यू 10 है, तो इसकी 5√3 होगी। आप ये भी कह सकते थे कि उत्तर √3 वाला आएगा और 10 से छोटा होगा, तो ये हो नहीं सकते। √3 वाला आएगा, 10 से छोटा होगा, तो उतना भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था। सर आप नेशनल पर्सनैलिटी बन गए हो, कैसे पता चला? ये मुझे नहीं पता चला। रिपीट आंसर, मजा आ रहा है, कल रेलवे का सेट भी कराना एक। बताओ कितने सारे बच्चों को मजा आ रहा है, कुछ पढ़ना नहीं चाहते। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 है और इसकी गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। लंबवृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या 7, शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करते हैं। तो आपको पता है जो गोले की आर होती है वो del/s होगी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि शंकु की त्रिज्या अगर 7 है, शंकु की त्रिज्या अगर 7 है यानी बेस 7 आ गया, तो आर भी मल्टीपल ऑफ 7 होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना हो, मल्टीपल ऑफ 7। मैंने देखा कौन सी संख्या 7 से कट रही है, सतु सतु 49 कट रही है, सत्तू सत्तू ये नहीं कट रही, 7×5 35 नहीं कट रही, 7×8 56 ये भी नहीं कट रही, यानी एक ही ऑप्शन कट रहा है। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे बता दिया, कैसे बता दिया, आप समझना। देखो ये शंकु है और इसके अंदर गोला आपने फंसा दिया है। आप बहुत कुछ सीखेंगे, अभी आप पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। अब आपको पता है कि यार ये चीज 7 है, ये 7 है, और ये हाइट निकालनी होगी गोले की,
ये मान लेते हैं कि ऊंचाई 24 दे रखी है, तो ये 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो मैं ये समझ गया कि ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगा, लेकिन ये हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो ये होगा 7 का मल्टीपल, तो उत्तर भी 7 का मल्टीपल आएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सर आपकी एवरी बॉय तारीफ करता है, गर्ल क्यों नहीं करती बताइए आप? उनको भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक समअष्टभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई क्या होगी बताओ? अष्टभुज ही है, मौखिक बच्चा कर सकता था, ओरल ओरल कर सकता था। 8 भुजाओं का परिमाप 80, तो एक भुजा 10। बताओ इससे सरल सवाल हो सकता था, आप कर पाएंगे या नहीं पेपर में आपको भी पता है। ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित कर लिया गया। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 है तो पहिए की त्रिज्या बताओ। अब मैंने देखा यार ऑप्शन जो है ना वो थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर तो दूरी पे है, तो मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। कैसे? पहिए की त्रिज्या का मतलब होता है जी 3.14 पहले तो, और पाई आर स्क्वायर, यही होता है बराबर। आपने कहा कि 45 एक खंड का क्षेत्रफल है, इन्होंने क्या किया है, ऐसे एक सर्किल है उसके 8 पार्ट कर लिए हैं, 8 पार्ट, और एक पार्ट 45 का है, तो 45 गुणा 8, ये कह दिया इन्होंने 45 गुणा 8। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको 3.14 भी नहीं लिखते तकलीफ थी, तो आप 22/7 भी लिख सकते थे, और आप ये कह सकते थे कि यार 22 दूनी 44, और आर स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 8 सत्ते 56, और 1/22 कितना ही होता है आपसे अगर मैं पूछूं तो 1/22 है ना। तो आपने कहा कि 1/22 तो मास साहब हो जाना चाहिए, 100 भी मान लो तो 0.05 हो जाएगा, 0.05। 22 पंजे 110 होता है, अरे 22 पंजे 110 होते हैं, तो 1/22 कितना हो गया? ना जाने की जीरो, फिर ना जाने की जीरो, 0.005, सॉरी 0.005। बहुत फर्क पड़ेगा ही नहीं, यही समझाना चाह रहा हूं कि बहुत फर्क पड़ेगा ही नहीं। यार ये बात समझ में या नहीं? कितना होगा कुछ, मैं ये कह रहा हूं कि 45 को मैंने लिख दिया, 45 बराबर 44 प्लस 1/22। आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए इसको, आपको नहीं समझ में आ रही है तो आर स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, ये 8 सत्ते 7 भी इधर चला जाएगा, 56 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 56, और इधर कितना लिख दिया मैंने, 22 दूनी 44, 2 प्लस 1/22। अब हमने कहा 56 दूनी 112 और 22 दूनी 44, 112 और ये 114 लगभग आ गया। अब 114 में ये उत्तर हो सकता है नहीं, ये उत्तर हो सकता है नहीं, ये उत्तर हो सकता है, 10 से बड़ा ही होगा, तो सी आंसर आ गया। मतलब हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, हम अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को तोड़ सकते थे। ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स हमने अप्रोक्सीमेशन किया, हमने नहीं निकाला एग्जैक्ट वैल्यू। यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 है, ऊंचाई 8 है, तो आधार का परिमाप क्या होगा बताओ? किसी प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म 240 एंड हाइट इज 8, तो आपको पता होगा कि जी फॉर्मूला होता है परिमाप P गुणा ऊंचाई 8 बराबर 240, तो 30 उत्तर। एक एक लाइन के सवाल पेपर में आ रहे हैं, एक एक लाइन के, और आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा जी हमसे। अब इसी सवाल को अगर देखा जाए तो मैं केवल एक ऑप्शन पकड़ रहा हूं जो सबसे सिंपल है कि y + x 4 होगा। एक ही इक्वेशन पकड़ी जो सबसे सिंपल, देखने में भी एक ही ऑप्शन है, क्या इन दोनों का सम 4, क्या इन दोनों का सम 4। अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने में रह जाता तो बिगाड़ देता अपने 15 सेकंड। गलत कह रहा हूं तो बताओ। देखिए अब ये
49 का 2 होता है तो 7√2 तो ये है। ये 32 4√2 है, 16 का होता है। ये 25 का होता है तो 5√2 है। 7 5 12 में से 4 जाएंगे, 8√2 उत्तर आ जाए। ऐसे आवाज नहीं आ रही क्या भाई? मुझे हंसी आ रही है सेट कराने में, इसलिए मैं ये सेट वेट कराने में ज्यादा यकीन नहीं रखता कि यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हो। आप ही बताइए साहब, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ये रहे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं आप बताइए। इसके अलावा ऐसी कोई कॉमन रेखा है जो दोनों को टच कर लेगी? नहीं। तो ये कंसेप्चुअल बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं। ये कह रहा था दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर लंबाई की हैं, एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और त्रिज्या 26 है, तो ए बी की लंबाई कितनी है? सोचिए, कोरिया का बच्चा ये बात जानता है, कोरिया का बच्चा, कि जीवा बराबर लंबाई की हो, केंद्र से वृत्त भी बनाने की जरूरत नहीं है, केंद्र से आप कह रहे हो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ए बी जीवा हो, त्रिज्या 26 हो, तो ये 24 हो, तो 24 दूनी 48 उत्तर आ जाए। सर आपने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया अननोन राजा। कैसे बढ़ाया भाई? ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट? वाह, बता सकता है कोई बच्चा? पूछ क्या रहा है? अब झट से हम ये सर्किल बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। मुझे तो ये सजाने में भी अच्छा लगता है ना, राइटिंग अच्छी हो तभी मजा आता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के का कोण 60 डिग्री और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना। वृत्तखंड मतलब समझते हैं, ये पूछ। यानी आपको पता चल गया कि पहले तो मुझे पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा पूरा कैसे निकलेगा? तो आप बोले कि जी 60 डिग्री का मतलब 1/6 पाई और आर स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर। आपने कहा 6 पाई में से घटेगा, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकते, ये उत्तर नहीं हो सकते। 6 पाई में से क्या घटेगा जी? ट्राइंगल का एरिया घटेगा हाफ। ट्राइंगल एक्चुअली इक्विलेटरल हो गया, तो √3/4 और 6 स्क्वायर भुजा हो गई। 4 नीम 36, 9 वाला उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये पॉइंट 12 पूछ लिया था कि भाई पॉइंट 12 बताओ, तो कोरिया का बच्चा भी समझ रहा है कि यार ये पॉइंट 12 पे बार है, और बार का मतलब 12/99 है, यानी 12/99। तो मैंने कहा 4 तो किसी स्थिति में नहीं कटेगा, 3 तो कट जाएगा, तो 4 वाला उत्तर। 3 चौक 12 और 4/33। क्या तो ट्रिक लगाऊं, मुझे मतलब शर्म आ रही है। सोचो 25 सवाल इतने मतलब घटे। एक सवाल आपने देखा पूरे में 25 खत्म हो गए। आपको पता है ये 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 25 सवाल ऐसे थे जिसमें पूरे में एक सवाल ऐसा लगा हमें कि जो इन्होंने पूछा जिसको बच्चे को छोड़ के आ जाना चाहिए। आज की क्लास थी ये कि हम किस तरीके से सवालों को छोड़ते हैं, करते हैं। अब इस सवाल को पढ़ते हैं शांति से। सवाल क्या था? अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 की आवश्यकता थी। उसने इस राशि को साधारण ब्याज शर्तों के तहत दो निजी ऋणदाताओं के बीच में विभाजित किया। ऋणदाता ए 9% ब्याज लेता है, बी जो है वो 6% लेता है ब्याज। ये सवाल था। मैं भी सोची एक भी सवाल पढ़ के नहीं आया, पहली बार पढ़ रहा हूं आपके सामने। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा और फिर एक मुश्त भुगतान किया, जिससे केवल संचित ब्याज का निपटापन हुआ, वो था 96,000। ठीक है।
अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में विभाजित किया। उसका 4 साल का ब्याज व्यय वास्तव में भुगतान की गई राशि से 1200 कम होता। अमन ने ऋणदाता ए से 9% की ब्याज की दर से मूल 30,000 में से कितना उधार लिया, ये बताना। कितना उधार लिया ये बताना है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सवाल है। आप में से कितने लोगों ने ये सवाल अब तक किया भी है, किसी टेस्ट में भी मिला है, जब मिला है तब ऐसे ही छोड़ दिया है? हाउ मच गाइज? और आप सोचिए अगर ऐसा सवाल हम पेपर में करके आए तो हम क्या उखाड़ लेंगे। हम इसकी एवज में कम से कम अपने, ये मान के चलो, हम इसकी एवज में कम से कम अपने 4-5 सवाल बाकी और सब्जेक्ट्स में नुकसान कर लेंगे, जबकि कुछ सवाल में है नहीं, है कुछ भी नहीं है। ये सवाल क्या था मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। थोड़ा छोटा कर लूं सवाल, पहले आप सवाल समझ लोगे तो सही रहेगा। ये आप देखते रहो। ये बी है। ये एक्चुअली क्या कह रहा है कि टोटल पैसा था इसके पास 30,000 टोटल था। अब इसने एक बंदे ए से पैसा उधार लिया है, एक बंदे बी से पैसा उधार लिया है। इससे रेट 9% और मसला 4 साल का है। इससे रेट कितनी है? 6% और मसला 4 साल का ही है। इसने खुद बोला है कि एक्चुअल जो ब्याज है, एक्चुअल जो एसआई है, इसने खुद बोला है 9600 था, लेकिन इसने कहा है कि दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया तो उसका 4 साल का ब्याज वास्तव में भुगतान की गई राशि से 12 वर्ष कम होता है। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर मैंने जितना इससे लिया, तो हम जब कभी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो कोई दिमाग नहीं लगाते। हम कहते हैं कि यार मैं मान लेता हूं कि ये 100x था, मैं मान लेता हूं ये 100y था, ठीक है। मैं इसको शिफ्टिंग से भी कर सकता हूं, आप बोलेंगे तो मैं इसको शिफ्टिंग से भी कर सकता हूं, दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन पेपर में नहीं आता दिमाग में। अब मुझे तो 100x प्लस 100y बताना है, तो आपने कहा कि जी मैं अगर इसका ब्याज निकालूं 9 चौक 36x होगा, प्लस 6 चौक 24y होगा, बराबर कितना है? आपने कहा 96। फिर मैंने कहा अगर ये उल्टा कर दूं आपस में तो ये 24x, और ये सवाल में कुछ भी नहीं था, लेकिन नहीं आते ऐसे सवाल पेपर में जब एग्जाम के अंदर का प्रेशर होता है। तो आपने कहा ये 60 कॉमन आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया? 18,000। 18,000 आ गया। बोलो 60 से मैंने काट दिया, 6 से कितनी बार कटेगा? 6 तिया 18, 3,000, 300, सॉरी नॉट 3,000, 300। और हमें बताना है कि 100x प्लस 100y कितना आ गया? 30,000। पूछ क्या रहा है सवाल में? अमन ने ऋणदाता ऐसे कितना पैसा उधार लिया था, केवल 100x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये तो दोनों की तो हमें पता ही थी, 100x की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। यानी x की पूछ रहा है, तो मैंने कहा x प्लस वाई कितना आ रहा है यहां से, तो आपने कहा 3,000। x प्लस वाई 300, वो तो पहले से ही पता था, माइनस वाला निकाल लेते हैं। घटा दिया 12, x माइनस वाई बराबर 1200। x माइनस वाई कितना आ गया? 100। अगर x माइनस वाई 100 है, हमें x चाहिए, x कितना आ गया जी? 200। सवाल में 100x पूछ रहा है, कितना आ गया? 20,000। तो बड़ा ही नकली सवाल था, बड़ा ही नकली सवाल था। बहुत ही नकली सवाल था। अब जैसे आप मान लेते हैं कि ये सवाल आप पेपर में करके आए, नहीं आएगा दिमाग में। मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर में कोई भी चीज नहीं आए दिमाग में तो आप 100x 100y कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है आप मान लो कि भाई 100x 100y ये है। पहले तो ये बताओ कि जैसे अब ये सवाल है, पहली बार में आया कि आपको समझ में नहीं,
तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कहना बड़ा आसान है कि हम हर सवाल पहली बार में पेपर में समझ लेंगे, कर लेंगे, नहीं होते। बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, पहली बार आप देख रहे होंगे, और पेपर में जब सामने से वो सवाल करने होंगे तो नहीं। उसके बाद आपके करते करते एग्जाम से निकलते निकलते इतनी ट्रिक्स दिमाग में आ जाएंगी, यू कैन नॉट थिंक। मैं फिर से बता रहा हूं, आपके दिमाग में आएगा जब आप पेपर से बाहर निकलोगे कि यार 30,000 रुपए थे, 30 के रुपीज थे, मैंने क्या किया था, 9% पे इसको दिया था, कितने, 4 साल के लिए। मैंने इसको दिया था कितने परसेंट पे, 6% पे, कितने पे, 9%, मतलब 9 और इसको 6%, ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि ओवरऑल ब्याज कितना मिला है, 9600। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 30,000 पे 9600 मिलने का मतलब कितना है रेट 4 साल में। तो आपने कहा कि जी अगर मैं 4 साल से इसको भाग कर दूं तो 2496 आता है, 1 साल का ब्याज 2400 है। अगर मैं 30,000 पे देख रहा हूं तो 3 अट्ठे 24, यानी रेट 8% है। और अगर रेट 8% है तो मैं कुछ ना करके सिर्फ एलिगेशन लगा देता तो बात बन जाती, एक ही से 1200 को तो छोड़ दो, आपने कहा बन जाती, 2-1 आ जाता। 2-1 का मतलब ही था कि ये 20 के और ये 10 के, यानी जो मैंने 9% पे लिया है वो 20,000 है। लेकिन जब भी हम कोई नया सवाल पेपर में देखेंगे तो मैंने आपको यही चीज करके बताई कि वो नहीं आएगा दिमाग। सोचो पहली बार में हम इतने टुच्चे से सवाल को छोड़ के चले गए। आप बताइए कि ऐसे कितने सवाल आपने अब तक निपटाए होंगे, मैं नहीं मानता आपने 50 ऐसे देखे होंगे जिसमें ऐसा देता है, लेकिन इसमें इस लाइन का कोई महत्व भी नहीं है कि वो 1200 कम है, लेकिन हमें टेंशन दे रही है ये लाइन, जबकि इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। सोचो, हमने तो इतने से ही सवाल कर लिया कि हम कहते 30,000 पे 9% से 3 निम 2700 ब्याज, 3 छिंग 1800 ब्याज, ओवरऑल 1 साल में ब्याज कितनी मिली, 2400। तो मैं कहता यार 600 और 300 का 2 और 1 अनुपात में आपने पैसा बांटा है, तो ये 20 के, ये 10 के। बता, सोचो इतना लल्लू सवाल था, लेकिन नहीं पता चलता पहले। मेन बात यही है कि पहले क्या पता चल रहा है। ये सारे क्वेश्चन, सोचो इतना लंबा सवाल है, लेकिन अब पता है फायदा क्या है, कि जब 2026 का एग्जाम होगा तो कई बार सवाल कॉपी होते हैं, कई बार सवाल कॉपी होते हैं। तो क्या पता ऐसा सेम सवाल कॉपी हो और आप केवल इन 2 लाइनों से इस सवाल को खत्म कराएं पेपर के अंदर एलिगेशन लगा के। ये लेकिन होगा कब, जब आपको पहले से पता होगा। जब आपको पहले से पता होगा तब ऐसा हो पाएगा। चलिए एक सेट CHSL का लगाते हैं, ठीक है, आप समझेंगे, आपको मजा आएगा। एक सेट CHSL का लगा, वरना नया सवाल देखना, नए सवाल पे अप्रोच करना पेपर के अंदर मुश्किल होती है। आप लगाना चाहते हैं एक सेट, एक बार बता दो, कुछ पूछना है तो। पर आपका वेट लॉस हो गया यार, 2 दिन से इतना सर में दर्द था, चिल्ला चिल्ला के न्यूज चैनल और इधर उधर, बहुत सर में दर्द था भाई।
सर जी लगाओ सेट। चलिए एक सेट लगाते हैं। आप समझ पाएंगे कल। अब अल्ट्रा कैल्सी 3.0 वालों की या 2 वालों की परसों से जब भी क्लास होगी टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं दोनों की, अलग अलग होगी अभी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये एक बाइसिकल थी, सोल्ड फॉर 1800 एट लॉस ऑफ 10%। व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन ऑफ 15। देखिए जैसे 15% बोल दिया तो मैं समझ गया कि आपको सामान 115% पे बेचना है। 115 का मतलब है इसमें प्राइम नंबर आ रहा है 23, मल्टीपल ऑफ 23 होगा। अब 23 से एक ही संख्या कट रही है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल था, एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया, इन्हें 12,000, 15, 18,000 रुपए लगाए। 6 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, सी ने 10,000 रुपए जोड़े, वर्ष के अंत में कुल लाभ 54,000 है। तो सी को कितना लाभ हुआ ये बताना। वाह। अब आप देखिए कि ए ने तो कुछ भी नहीं किया। ए का जो पैसा है वो 12 का 12,000 12 महीने तक है। अगर मैं बात बी की करूं तो आप कहेंगे कि बी ने 6 महीने के लिए तो 15 के लगाए हैं, फिर 5 के निकाल लिए हैं, तो बाकी 10 के उसके 6 महीने के लिए हैं। और सी की बात करूं तो उसने 18,000 6 महीने के लिए लगाए, उसके बाद 10,000 और जोड़ दीजिए, 28 के 6 महीने के लिए। ठीक है, यही है सवाल में, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा नहीं। क्या 6 सबसे कट रहा है? आपने कहा हाँ कट रहा है, 2 बार 6 6 6 6, 2 भी कट रहा है सबसे नहीं। तो ये आया जी अनुपात 24, 15 और 10 25, और 28 और 18 46, ये आ गया। मैं देख पा रहा हूं कि 25 और 24 और 46 में अगर हम जोड़ दें 49 और 1 50 और 45, तो 95 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 54,000। मैं समझ गया 19 से कटने वाला तो नहीं है, ये दोनों तो उत्तर होंगे ही नहीं, जीरो तो आएगा ही नहीं। 95 की वैल्यू पूछिए। अच्छा 95 का आधा कितना होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? तो आपने कहा 95 का आधा होता है मास्टर 47 से थोड़ा सा ज्यादा, 47.5 की वैल्यू 27 की है। मुझे निकालनी कितनी की है? 46 की निकालनी है मुझे, बोलो। तो मैंने कहा 27 से थोड़ा कम होगा। अब कम होगा तो एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ही तो कम था, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा सवाल था मगर ये। अब ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जहां पे आप मल्टीपल नहीं देख सकते, जहां पे आप मल्टीपल नहीं देख सकते, ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं। पूरा नहीं करना होता, अभिव्यक्ति को सरल करें कि साइन एक्स की गुणा अगर कॉट एक्स से होगी। अब कई बार बच्चे इसमें भी कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है आप खुद बताइए। साइन एक्स और कॉट एक्स को जब मैं जोड़ूंगा, साइन एक्स और कॉट एक्स को, तो आपको पता है कि कॉस बटे साइन आएगा तो कट जाएगा, तो कॉस एक्स ही बचेगा। अब प्लस आएगा और कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा करने की भी जरूरत है नहीं। एक लाइन का सवाल है, सिर्फ साइन अपॉन कॉट लिखा है। ये सवाल था कि कुर्सियों, पीछे निकल गया क्या कोई सवाल? कुर्सियों और मेजों का अनुपात 3:2 है। 30 कुर्सियां हैं तो मेजें कितनी हैं? 3 अगर 30 है तो 2 20 होगा। आप बताओ, ये सब सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, आप ही बताओ। 8,000 रुपये एक वर्ष 6 महीने के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने पहले भी बताया है कि अर्धवार्षिक का मतलब 10% हो गया, और एक वर्ष 6 महीने में 3 बार ब्याज काउंट करना पड़ेगा। 3 बार 10% करूंगा, 1/10, फिर 1/10, फिर 1/10, तो भैया यूनिट डिजिट 8 रह जाएगी ब्याज की। एक ही ऑप्शन में आ रही है, ये पढ़ाता हूं हमेशा। सर आप एक बिहारी को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, अभिषेक कुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार से सबसे ज्यादा प्यार पाया है हमने। एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपए जमा करता है। पहले वर्ष का ब्याज जमा होने के बाद अर्जित ब्याज का 50% निकाल लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में जमा राशि कितनी है ये बताना।
देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मामला है, हर साल 10% ब्याज लगेगी। जैसे आपने कहा कि 1,50,000 है, ठीक है, 10% ब्याज लग के कितना हो गया, 1,00,000, 10% कितनी होगी इसकी ब्याज, 15,000, 1,65,000 ये हो, यही होगा 1 साल बाद। अब वो अर्जित ब्याज का निकाल लेता है 50%, केवल ब्याज का। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जब पहली बात तो उत्तर इससे बड़ा होगा, तो ये तो होगा नहीं, इससे बड़ा होगा, क्योंकि अभी 10% ब्याज और लगेगी। अब 10% ब्याज लगेगी तो ये मल्टीपल ऑफ 11 होगा, क्योंकि पता है 1 साल में 10 से 11 होगा। अब 11 से ये संख्या नहीं कट रही, ये संख्या 11 से नहीं कट रही, तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही 11 से कट रही होगी। ना यकीन आए तो देख लो, 5 में से 2 गए 3, ठीक है, कट रही है 11 से। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा नहीं करूंगा पागलों के जैसे। दो संख्याओं का अनुपात 3, 4, उनका लघुत्तम समावर्त 120, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? वाह, दोनों संख्याओं का योग 7 का मल्टीपल होगा, और सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, सारे ऑप्शन। तो हमने कहा फिर कैसे करें, हमने कहा कोई बात नहीं, आपने लिखा 3 के 4 के, यानी एलसीएम आ गया 12 के, जो सवाल में है 120। तो के जैसे ही 10 आया, मैं समझ गया योग कितना होगा, 70। एक एक लाइन के सवाल है। यह सीरीज वाईटी पे कंटिन्यू रखो सर। 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 5 नए छात्रों का एक समूह में शामिल होता है, इस आयु 20 वर्ष हो जाती है। 5 नए छात्रों की औसत आयु, मैं कह रहा हूं कि 20 छात्रों की औसत आयु यानी 20 गुणा 18 है, और अब 25 की 25 गुणा 20 है, और नीचे 5 से भाग करना है। 4 का मल्टीपल तो बचेगा ही बचेगा, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या बचेगा, यूनिट डिजिट ही देख लूं क्या, 55 25 5 चौक 20, 8 वाला उत्तर आ जाए सी। आसान था, यूनिट डिजिट भी देख सकते थे। और 4 का मल्टीपल होगा 8 का, नहीं, इसलिए 32 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे कम है? कमाल हो गया। अब देखिए मौखिक बच्चा बता सकता है, सबसे छोटा पूछा कि 25 या 75, 24 या 72, ये तो नहीं होगा। 38 दूनी 76 नहीं होगा, क्योंकि 72 नीचे है। अब ये 450 का 18% है, चार हम अनुपात भी निकाल लेते हैं कई बार। तो 450 का 18% कितना हो गया दोस्त? आपने कहा 18 में 5 90 की 0 हासिल, 9 18 चौक 72, और 9 जैसी होगा, ये भी नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल में दिमाग नहीं था। ये कह रहा था कि 5 की गति से स्कूल जाता है, 3 की गति से स्कूल लौटता है, तो उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, देखिए 5 और 3 से कटनी चाहिए दूरी, तभी 2 घंटे का समय आ सकता है। पहले वाला नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा। सी आंसर है। आप कहेंगे आप ऐसे क्यों बता देते हो 3 से? अगर 3 से नहीं कटेगा तो 2 कैसे आ जाएगा, आप मुझे बताओ। अब आप देख लो भाग करके इसको, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 सत्ते 35 55 25 प्लस 3 से 3 एकम 3 और 1.25, 2 घंटे आ गए। गलत कह रहा हूं तो बता दो कि जी मास्टर साहब गलत कह रहे हो, बताओ गलत कह रहा हूं तो। 3 से कटेगा भाई, मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए दूरी। ए बी सी मिलकर एक काम 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन लेते हैं, बी और सी 16 दिन। अकेले सी उस काम को कितने दिन में करेगा? जब कभी ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है, आप 8 12 और 16 का एलसीएम लोगे। 8 12 16 का एलसीएम कितना होता है? 48। अब उत्तर जो भी आएगा वो 48 का या तो मल्टीपल कह लो ऊपर जाके, या फिर फैक्टर हो। अब 48 का फैक्टर एक ही दिख रहा है मुझे, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई इफिशियंसी निकालनी है ना, पॉइंट में भी आती तो या तो 48 की गुणा का समझ लो। बात क्या है ना, ऐसे सवाल में हम इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि यार 8 6 48 है, ये 6, ए और बी 12 चौक 48 है, तो मुझे पता है कि इसकी इफिशियंसी निकालूंगा तो 2 होगी। पूरा करने की तो जरूरत भी नहीं है।
चलो, ये था कि एक सेल में एक दुकानदार 2 से ज्यादा कपड़े खरीदने पर 15% की छूट देता है। प्रिया 2040 में 4 कमीजें खरीदती है। अगर दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफा होता है, तो बताइए अगर दुकानदार ने कपड़े पूरी कीमत पर बेचे होते तो उसे कितना मुनाफा होता। देखना जरा, ये कह रहा है कि उसने 15% की छूट दी है। फिर ये कह रहा है कि दुकानदार को फिर भी 20% का मुनाफा हुआ। फिर ये कह रहा है कि 2040 में 4 कमीजें खरीदी हैं, एसपी 2040। यही कह रहा है, बता, बोलो यही कह रहा है या नहीं, बता देना आप मुझे। आपने कहा जी यही कह रहा है मास्टर साहब। 15% का मतलब होता है कोई चीज 20 रुपए की है, 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेची। 20% का मतलब 5 का सामान 6 में बेचा है, 1 रुपए का फायदा लिया है। तो 2 फायदे हैं। तो मैंने कहा अगर 6 का मतलब ये है तो 1 का कितना होगा, तो आपने कहा 34, यानी 340 का फायदा तो अभी हुआ है। 17 की वैल्यू ये है कि 17 से कितनी बार कटता है, 12 बार 120, तो 3 की वैल्यू 360। तो मैंने देखा 300 300 600 और एक 700 का फायदा होगा। बस कुछ नहीं किया, बस ऐसे ये निकाल लिया, कुछ नहीं किया, 2 फायदे निकाल लिए, एक 20% और एक 15%। 2 फायदे निकाल लिए दोस्त। निकाल सकते थे 2 फायदे अलग अलग, दोनों को जोड़ दिया। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 साल में दुगनी होने का मतलब 100 से 200, 100 रुपए ब्याज मिली है, 100%। एक साल में 20%। ओरल निकाल के आगे बढ़ सकते थे। एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर उसी आधार की त्रिज्या के साथ एक समकोणीय शंकु में डाला गया। बेलन की ऊंचाई h है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। आप सब जानते हैं बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ये कैपिटल एच लिख लिया मैंने, रेडियस तो सेम है। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। अगर शंकु की ऊंचाई 3h हो जाएगी तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। एक बच्चा कह रहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। आएगा भाई, धीरे धीरे आएगा, आपको भी समझ में आएगा। ऐसे सवाल हमने कईयों बार बच्चे को बताए। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे कि ये 5 आएगी यूनिट डिजिट, ये 5 और ये 6, 5 और 5 6, और 5 और 5 10 और 6 16, 6 अंदर आएगी। 6 5 के केस में तो नहीं आ सकती, या तो 46 और 44 के केस में आ सकती है। लेकिन ये हर हाल में 44 के स्क्वायर से तो बड़ा है, आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि ये अकेला ही बार है। 34 5 से बड़ा है अकेला ही, तो उत्तर तो इससे बड़ा ही होगा, तो 44 नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट से देख लिया। कई लोग इसको कैसे देखेंगे, अंदर ए स्क्वायर मान लेते हैं, मान लिया, फिर ए और फिर a+1, तो आप पाएंगे बाहर आ जाएगा a+1, तब भी 6 वाला उत्तर है। एक बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है। पहले बर्तन से 5 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला, फिर पानी डाल दिया। अंत प्रक्रिया में दूध कितना शेष रहेगा। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 50 में से अगर आप 5 निकाल रहे हो, यानी 10% निकाल रहे हो, तो हर बार 90% बचेगा, यानी मल्टीपल ऑफ 9 होगा। अब पहली बार में ही 45 बच रहा है, तो उत्तर 45 से छोटा भी होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 9 से नहीं कट रहा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के मान के बराबर है। एक अर्धगोले के आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इस गोले की त्रिज्या बतानी है कितनी। तो मैंने कहा जो भी होगी यार, 3 का मल्टीपल तो होगी, और पॉइंट का कोई सीन भी नहीं है, तो डी आंसर आ गया। एक कार स्थिर गति से चल रही है और 2 घंटे में यात्रा का 2/5 भाग तय करती है।
तो शेष भाग उसे कितनी समय लगेगा? अगर 2 घंटे में 2/5 तो 3 घंटे में बचा हुआ 3/5। ओरल कर सकते 2 घंटे में 2/5, बचा कितना है 3/5, तो 3/5 3 घंटे में। ये कह रहा है साहब कि इतने इतने केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं क्या होंगे। तो मैं कह रहा हूं पहला ही ले लूं खाली 1 + 5 + 1/3। तो मैंने कहा 3 0.33 वाला उत्तर होगा, क्योंकि कट नहीं रहा तो फिर 0.33 वाला होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इनका √ हो जाएगा 7/9। आप बताओ पूरे सेट में कहीं किसी बच्चे को दिक्कत आई हो? मैं तो ऐसी गणित पढ़ाता हूं कि बच्चा ओरल कर ले भाई। 2, 4 और 6, 10 से होकर गुजरने वाली रेखा का ढलान स्लोप पूछ रहा है। स्लोप कैसे निकलती है? y2 - y1 बटे x2 - x1 6/4 यानी 3/2। हल करें x/x + 1 + 1/x = 3, तो x क्या होगा? वाह, ये सवाल तगड़ा पूछा गया CHSL में, मुझे लगता है तगड़ा पूछा गया। कैसे? देखो हम एक ही बार में पता कर लेंगे। कैसे? मैं बताता हूँ। x² करोगे, LCM लोगे, +1 = 3x × x + 1। कोरिया का बच्चा बोला जी ये आ गया 2x² + 3x - 1 = 0। तो x बराबर होगा -3 प्लस, अब -3 प्लस एक ही ऑप्शन में था तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों बढ़ना है आगे? पूरा थोड़ी करना होता है। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है। छोटे त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई 6 है, बड़े त्रिभुज की संगत। अब जब 3 की जगह आपने 6 कह दिया तो फिर 5 की जगह 10, सी आंसर आ गया। 16 की घात 3/2, 16 की घात -3/2 को हल करना था। देखिए नीचे 14 तो आ ही नहीं सकता, 64 वाला ही उत्तर होगा। 16 की घात 3/2 का मतलब ही है कि आपको 16 का √ लेना है, 4 की घात 3 प्लस और नीचे आएगा 1/4 की घात। मैं समझ रहा हूं ऊपर आएगा 64 × 64 + 1 और /4 की क्यूब। अब ये खुद 3600 से बड़ा है तो एक ही ऑप्शन है, देखने की जरूरत नहीं है। क्या देखने की जरूरत है साहब? नहीं। cos x बटे 1 + sin x, sin x बटे 1 + cos x का मान बताओ क्या हो? ऐसे सवालों में कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यार मैं वैल्यू पुटिंग कर लूं, जबकि ये सवाल भी सिर्फ इसी बात से हल है कि 1 + sin x और 1 + cos x। मैंने कहा जब इसकी गुणा होगी तो ऊपर आएगा cos x + cos² x, तो 1 तो नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है डी। आपने कहा ये आएगा sin x + sin² x, जबकि आप वैल्यू पुटिंग करने लगते तो मुश्किल हो जाती, ये दोनों मिलके 1 बना देंगे, उत्तर आ गया ये। आप देखें कि गणित सच में उतनी मुश्किल नहीं है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चा आराम से 20-25 मिनट में सवालों को निपटा दिया करता था। मैं ये वाली सीरीज यूट्यूब पे, सही कह रहे हो आप, शुरू करता हूं जहां पे मैं बताऊंगा कि 15 सवालों को कैसे सोचना है। नए नए सेट लेंगे या फिर ऐसा कर लिया करेंगे, पेपर खोला करेंगे, सीधे सीधे पेपर खोला करेंगे किसी भी उसका लाइव, और उसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, किसी का भी पेपर खोलेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं तो ये समझाऊंगा। मैं मेंस भी लेके आया था बट मैंने सोचा अब आज उतना काफी। अब देखिए 3 बैच हैं, मैं आपको बता दूं 3 बैच हैं। एक अल्ट्रा कैल्सी 1.0 जिसको हमने फिनिश कर दिया है, एक 2.0 जो कि अभी मिडवे में है, मिडवे में है। आज मुझे बताना इसमें कितनी क्लासेस हो गई हैं, क्या क्या खत्म हो गया, क्या क्या रह गया। 3.0 जिसकी पहली क्लास ही फर्स्ट क्लास होगी कब? ट्यूसडे को। CGL प्री से पहले खत्म हो जाएंगे, बिफोर CGL प्री सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिफोर CGL प्री
सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तक स्पेशल 26 की क्लास चल रही है, सबको देखनी है स्पेशल 26, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्पेशल 26 की क्लास चल रही है तब तक जो क्लास होगी वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं है फिर फ्राइडे और सैटरडे संडे में से कोई भी दिन हो सकता है। 3 दिन तो ये फिक्स है, ठीक है। अब बात रही वीडियो डलवाने की, तो मैं कल एकदम क्लियर कर दूंगा और फर्स्ट वाले की सारी वीडियो उठा के 2.0 में और 3.0 में डलवा देता हूं, किसी को देखना है कुछ भी करना है तो, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी, यानी परसों मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा आप अपना, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर ये करवाओ, ये बहुत सही है, बहुत मजा आया आपसे कंपटीशन करके। ये मैं करवाता हूँ और मजा ऐसे ही आएगा जब मैं भी आपके साथ लाइव सॉल्व करूंगा तो लगेगा कि क्या है, ठीक है। बाय।